Once again, I welcome each and everyone to learn library science with Sneha. जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं CLIS का जो भी मटेरियल था इग्नू का, उससे आपको कंप्लीट करा रही थी। ठीक है, फर्स्ट बुक हमारा जो था, ठीक है, BLII-011 वो कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, बेसिक्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस से ही रिलेटेड चीज़ें थी। आज हम लोग करेंगे स्टार्ट BLII-012। इसका मैंने ब्लॉक 1 जो कि क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर 2 यूनिट्स है। मैंने आज फर्स्ट यूनिट आपके लिए कंप्लीट लेके आई हूँ वीडियो आज, ठीक है, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको खुद से एफर्ट नहीं लगाना होगा। मेरे वीडियो आपको एक नटशेल में आपको एक क्रक्स मिलेगा, एक गाइडेंस के तौर पे मिलेगा, ताकि आपको चीज़ें समझ आ सके जो फ्रेशर हैं उनके लिए। ठीक है, और या जो किसी भी चीज़ के लिए एक बार चीज़ों को रिफ़्रेश करना चाहते हैं, फिर से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो आप एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद आप अपनी बुक उठाइए। एक बार आपको गो थ्रू आप हो गए वीडियो से, आपको चीज़ें थोड़ी समझ आने लगी क्या है, इसका मतलब क्या होता है, फिर आप अपनी वो बुक उठाइए, वही सेम ब्लॉक, वही सेम यूनिट, और उस बुक से पूरा रीडिंग डाल जाइए। इग्नू की नोट्स बहुत बेस्ट होती है। ठीक है, जो बुक है इग्नू की, और उसके बाद आप अपना हैंडमेड नोट्स बना लीजिए। अगर आपके पास इग्नू की बुक नहीं भी है तो आप इग्नू की बुक की PDF नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं कराते जा रही हूँ वैसे वैसे आप करते जाइए। ठीक है, बहुत ईजी होगा। और नेक्स्ट थिंग, ये सिर्फ CLIS वाले बच्चों के यूज़फुल नहीं है। CLIS के अलावा ये आपको KVS, NVS, DSSS या और कोई भी स्कूल का जो गवर्नमेंट स्कूल्स का एग्ज़ाम होता है लाइब्रेरी साइंस के लिए, या आप अगर कभी प्राइवेट में भी इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपसे क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, इन सब टॉपिक से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आपको उसी क्वेश्चन, उसी रूल के आधार पे ही वहाँ काम करना है। सो आपसे क्वेश्चन ज़रूर अराइज होंगे, प्राइवेट सेक्टर में भी काम आता है। ठीक है, तो अगर पढ़ेंगे बेनिफिशियल होगा आपके लिए बहुत। ठीक है, इवन अगर आपको नेट JRF भी अटैम्प्ट करना है, ठीक है, लेवल हाई रहता है, बट बेसिक तो यही है ना। और एक बार बेसिक हमारा ये CLIS हो जाएगा, फिर हम लोग BLIS और MLIS का भी कंटेंट्स ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। चलिए, बिना बात किए हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने कंटेंट में। सबसे पहला है व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, क्योंकि जो हमारे यूनिट का नाम था वो था बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अब भाई, क्लासिफिकेशन जो वर्ड है वो क्या है, हमें उसका मीनिंग तो पता होना चाहिए ना। इवन उसको हिंदी में कहते हैं हम वर्गीकरण। तो वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण किसे कहते हैं, जो भी सवाल आप अपने आप से पूछ लीजिए। एक बार अपने आप से 1 मिनट का वक्त देती हूँ, अपने आप से ये सवाल पूछ के देखिए, क्लासिफिकेशन वर्ड से क्या समझ आता है या वर्गीकरण वर्ड से क्या समझ आता है। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको दोनों, आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों से अगर आप एक वर्ड तोड़ते हैं, इंग्लिश में देखिए आपको एक क्लासीफाई वर्ड लग रहा होगा, क्लासीफाई से बन के आया है क्लासिफिकेशन। हिंदी में वर्ग वर्ड समझ आ रहा है, वर्ग मतलब सेक्शंस, डिविजन्स। ठीक है, किसी भी चीज़ को जब हम क्लासीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, या जो वहाँ के लिए बेस्ट सूटेबल होगा। ठीक है, ग्रुप बनाएंगे, वर्ग रहता है हमारे पास, क्लासरूम रहता है, सेक्शंस रहता है, तो वो क्या रहता है, वहाँ हम लोग बच्चों का ग्रुप बनाते हैं ना। देखिए, एक एग्जांपल लीजिए इसके सबसे पहले समझने के लिए, क्लासिफिकेशन क्या है वो समझने के लिए। मानिए आपके घर पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं एक ही ड्रॉर में, एक छोटा ड्रॉर है जिसके अंदर कुछ शर्ट्स भी रखे हुए हैं, आपके बूट्स भी हैं, आपका ग्रॉसरी आइटम भी है। ठीक है, और जो भी बाकी ग्लास है, ठीक है, कप है, सब कुछ उसी में है। अब आपको मानिए कोई चीज़ ज़रूरत है, वहाँ पे आपको सॉक्स का ज़रूरत है, क्या होगा, आप सॉक्स ढूंढ रहे, एक पेयर मिल रहा है, दूसरा मिल ही नहीं रहा है, या पहले तो मिल ही नहीं रहा है, काफ़ी देर लग गया सॉक्स मिलने में, एक एक चीज़ें निकालनी पड़ी। तो ऐसा दुविधा, ऐसा परेशानी ना हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को अलग अलग हेड्स में क्लासीफाई कर देते हैं, बांट देते हैं। जो एक ड्रॉर में मैंने अपने डे टू डे लाइफ का सारा सामान रख रखा था, तो हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग ड्रॉर्स में रखेंगे। ठीक है, चीज़ों को पहले क्लासीफाई करेंगे, कौन किस सेम कैटेगरी का क्या, कौन कौन सा है, डिवाइड करेंगे ना, सेम कैटेगरी का कौन कौन सा है। शर्ट है तो शर्ट पहनने का, तो पहनने का, और क्या क्या यहाँ पे जीन्स है, कुर्ता है, अगर पजामा है तो चलिए पजामा में जो जो चीज़ें पहनने वाली है, सॉक्स है हम लोग पहनते हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम एक जगह कर देंगे। अब टोमेटो है, टोमेटो के साथ अनियन भी है, ठीक है, पोटैटो भी है,
पॉपी सीड्स भी है। तो जो भी चीज़ें हैं जो ईटेबल है उनको हम एक कैटेगरी में बांट देंगे, एक ड्रॉर में रख देंगे, ताकि अगली बार जब मुझे ज़रूरत हो तो मुझे एक बार में वो चीज़ें मिल सकेंगी तुरंत में। देखिए इस तरीके से हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे अलग अलग ग्रुप में। तो क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग ग्रुप में बांट देते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए इसका बहुत अच्छा, जैसे कि आप मान लीजिए आप एक स्कूल में हैं, ठीक है, वहाँ प्लेग्राउंड में सारे बच्चे एक ग्रुप में खड़े हैं, सारे के सारे ही बच्चे एकदम एक, कोई उधर खेल रहा है। अब आपको एग्ज़ाम स्टार्ट करवाना है, फर्स्ट डे है, ठीक है, मानिए कि आपका कोई भी वाइवा है वगैरह कुछ है, ठीक है, आपको रोल नंबर वाइज लेना है। तो आप क्या करेंगे वहाँ पे, आप सबसे पहले बच्चों को अनाउंस करेंगे, प्लीज़ अपने अपने क्लास के अकॉर्डिंग एक लाइन बना लीजिए। तो आपने क्या किया, एक ग्रुप डिवाइड कर दिया। जो 1000 बच्चे थे उसमें से 40 बच्चे का ग्रुप बन गया, ठीक है। तो एक ग्रुप बन गया क्लास वाइज, तो ग्रुप डिवाइड हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, बच्चों को बोलेंगे रोल नंबर वाइज खड़े हो जाइए। तो पहले हमने ग्रुप बनाया, फिर हम उनको ऑर्डर में लाते हैं, जैसे भी करना है, या मुझे उनको हाइट वाइज करना था, या रोल नंबर वाइज करना था, या जैसे भी, या रैंक वाइज करना था, जो उनका रैंक आता है एग्ज़ाम में उस अकॉर्डिंग चीज़ों को डिवाइड करना था, ठीक है। तो जैसे भी डिवाइड, पहले सबसे पहले तो ग्रुप बनाएंगे क्लासिफिकेशन में, और दूसरा काम जो करेंगे वहाँ पे वो है उनको ऑर्डर में लाएंगे, जो भी ऑर्डर मुझे चाहिए उस अकॉर्डिंग। कोई दिक्कत यहाँ पे क्या होता है कि जो भी ग्रुप था पुराना, हमारा इनिशियल जो ग्रुप था वो कैसा था, वो हेट्रोजीनियस नेचर का था। हेट्रोजीनियस मतलब सब के अलग अलग एट्रीब्यूट्स है, अलग अलग क्वालिटीज़ है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, चाहे हम जिस तरीके से भी देखें। मानिए कोई बॉय है, कोई गर्ल है, या कोई क्लास 1 का बच्चा है जो एकदम जूनियर सेक्शन प्राइमरी सेक्शन का है, और कोई क्लास 12th का बच्चा है, तो डिफरेंस है ना। तो उनकी एट्रीब्यूट्स में, उनके कैरेक्टर्स कुछ डिफरेंस है उनके में, ठीक है। तो उस हिसाब से हम पहले से उनको डिवाइड करते हैं, ठीक है, ग्रुप में डिवाइड करवाएंगे, और उसके बाद फिर हम उसको ऑर्डर में लाएंगे। आई होप सो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में पहले कि क्लासिफिकेशन क्या था। अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में मैसेज करें। अब देखिए चलिए लाइब्रेरी के टर्म्स में आते हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन। The Longman Dictionary of the English Language defines classification as systematic arrangement in groups or categories according to established criteria। क्या कह रहा है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करेंगे इन ग्रुप्स और कैटेगरी, या किसी कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रहा है उनको, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, या फिर हमारा जो कोटा होता है SC ST OBC EWS जो भी है उस अकॉर्डिंग, कोई भी एक कैटेगरी है उस अकॉर्डिंग एक ग्रुप बनाएंगे, कैटेगरी के अकॉर्डिंग या जैसे भी ग्रुप बना लेंगे। और जो ग्रुप होगा उसमें अरेंजमेंट जो होना चाहिए ना वो सिस्टम वाइज होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी यहाँ एग्जांपल मैंने आपको सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंजमेंट कैसे करवाया था अभी कुछ टाइम पहले, कि क्लास में बच्चे रोल नंबर वाइज खड़े होंगे या फिर हाइट वाइज खड़े होंगे। तो एक सिस्टम है, एक ऑर्डर है, उस अकॉर्डिंग। सुबह हमारे स्कूल में प्रेयर होता तो वहाँ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट क्या था, हम लोग हाइट वाइज खड़े होते थे, ठीक है। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होगा ग्रुप में या फिर कैटेगरीज़ में अकॉर्डिंग टू स्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया। कोई एक इस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया है जो पहले से वेल डिसाइडेड है, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम लोग अरेंजमेंट करेंगे। होप सो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक समझने में बहुत इजी है यहाँ तक चीज़ें, और मैं ऑलरेडी बुक से भी और थोड़ा इजी फॉर्म में, क्रक्स फॉर्म में आपके लिए लेके आ रही हूँ। चलिए, पर्पस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, अब जो हमने पढ़ा अभी की क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो ये लाइब्रेरी में भी होता है, ठीक है। तो अब लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन का क्या पर्पस है, क्या बेनिफिट्स मिलेगा हमें, क्या मेरिट्स है उसके, चलिए देखते हैं आगे। नंबर 1, टू ऑर्गेनाइज बुक्स डॉक्यूमेंट्स ऑन लाइब्रेरी शेल्व्स इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर। ये भी है, बुक जो बहुत सारे वैरायटी का बुक्स था वहाँ पे। मेरे पास मानिए मैं स्कूल लाइब्रेरी है, क्लास 1 to 12 की बुक एक कार्टून में आ गई मिक्स ओके, वो तो कैसे भी आएगी, वो तो डिवाइड करके नहीं भेजेंगे आपके लिए। अब उसके बाद हमने क्या किया, एक एक को चेक निकाला, सब कुछ जो अपना पहले वर्क था, ठीक है, एक्विजिशन का, वो सारा वर्क कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग बुक को डिवाइड करेंगे, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं पहले,
ठीक है, डिवाइड करेंगे, या तो क्लास वाइज करेंगे या ऑथर वाइज करेंगे या लैंग्वेज वाइज करेंगे, जैसे भी करना होगा वैसे करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ऑर्गेनाइज करेंगे बुक्स को, डॉक्यूमेंट्स को लाइब्रेरी शेल्फ में, जो हमारा सिस्टमैटिक ऑर्डर है उस अकॉर्डिंग हम उसको वहाँ अरेंज करेंगे। नंबर 2, टू ब्रिंग बुक्स ऑन द सेम टॉपिक इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर। देखिए, अगर हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो अगर आपके घर में कपड़े हैं, मानी शर्ट है, तो शर्ट के साथ हो सकता है कभी एक टमाटर रखा जाएगा। शर्ट के साथ तो भाई हम अलमीरा में शर्ट के साथ शर्ट ही रखते हैं ना, कबोर्ड या अलमीरा में। शर्ट के साथ हम पैंट रख सकते हैं, लेकिन शर्ट के साथ हम कभी भी किचन यूटेंसिल्स या और कुछ तो नहीं रख देते हैं, शूज़ तो नहीं रख देते हैं। तो इसीलिए जो एक जैसी चीज़ें हैं, होमोजीनियस नेचर की हैं, ठीक है, सेम कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, सेम कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, तो उनको हम एक साथ बगल बगल रखने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। 3, टू क्विकली रिट्राइव बुक्स फ्रॉम अमंग थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स इन द कलेक्शन। अब देखिए, घर में हमारे पास कुछ किताबें होती हैं, लेकिन बड़े पैमाने में कहीं 50,000, लाख, 2 लाख भी किताबें हो सकती हैं, ठीक है, होती हैं इवन लाइब्रेरी में। तो अब उतने बुक्स में से जो बुक हमको चाहिए वो तुरंत हमें मिल सके, हज़ारों बुक में से मेरे ज़रूरत वाली बुक मेरे को मिल सके, इसी के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन करके रखेंगे, मानिए ऑथर नेम वाइज करके रखेंगे, हैरी पॉटर की जितनी बुक्स है वो एक साथ रखेंगे, दूसरे किसी ऑथर की है वो एक साथ रखेंगे। तो जब ज़रूरत पड़ेगा तो हैरी पॉटर की बुक के लिए उसी शेल्फ को हम खोलेंगे जहाँ हैरी पॉटर की बुक्स रखी हुई है, पूरे लाइब्रेरी को छान नहीं मारना पड़ेगा। नेक्स्ट, एंड टू रिप्लेस डॉक्यूमेंट्स टू देयर ओरिजिनल फिजिकल पोजीशन आफ्टर यूज़। अब क्लासिफिकेशन इसलिए भी करते हैं ताकि अब ज़रूरत के वक्त बुक तो मिल गया, लेकिन अब दोबारा उसी जगह पे हम उसको रख सकें, इसके लिए भी क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग। नंबर 4, प्रॉपर फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ बुक्स इन शेल्फ सेव्स द टाइम ऑफ द यूजर्स एज वेल एज ऑफ द स्टाफ। अब देखिए, अलमीरा में या शेल्फ में जो भी है, प्रॉपर तरीके से फिज़िकल अरेंजमेंट अगर किया रहेगा, प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट होगा, तो क्या होगा, यूज़र का भी समय बचेगा खोजने में, और स्टाफ का भी, जो आपके लाइब्रेरी स्टाफ है उनका भी वक्त बचेगा उस बुक को खोज के देने में, ठीक है। तुरंत में काम होगा, तुरंत में बुक मिल जाएगा। हमारा लाइब्रेरी का ये लॉ है ना, सेव द टाइम ऑफ द यूज़र, तो हमें उसको हमेशा अप्लाई करना होगा हर जगह अपने लाइब्रेरी में ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। हमें जो क्लासिफिकेशन करना है, हमने जो बुक्स को डिवाइड कर दिया, पहले तो सेम एक जैसी दिखने वाली बुक्स को हमने डिवाइड कर दिया, या सब्जेक्ट वाइज या जिस भी बेसिस पे हमने डिवाइड किया, लैंग्वेज वाइज या ऑथर वाइज। अब हमें जब उसको क्लासिफाई करना है तो उसके लिए कुछ स्कीम्स है, ठीक है, कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स पे, उन स्कीम्स पे ही हम रिलाई करके क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। आगे बताऊंगी, ठीक है। इतना इजी नहीं होता है कि हाँ सिर्फ हिंदी दिख रहा है वो हिंदी है, वैसा नहीं होता हर जगह, ठीक है। कभी कभी नेम से भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। तो चलिए, क्लासिफिकेशन का जो स्कीम है वो सबसे पहला है ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन, जिसे हम लोग DDC कहते हैं, ठीक है। इसको देने वाले इंसान कौन थे, किसी को मालूम है? इसके फाउंडर कौन थे? DDC के फाउंडर थे मेलविल ड्यूई। यहाँ नाम आपको दिख रहा है, क्लासिफिकेशन स्कीम के नेम में ही है ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन। आज ही रट जाइए, मेलविल ड्यूई ने इसे दिया है, ठीक है। आगे बताऊंगी इसके बारे में भी, एक्सप्लेनेशन होगा मेलविल ड्यूई के बारे में, सब कुछ होगा वक्त आते, ठीक है। अगला, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन UDC। थर्ड है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। नंबर 4, कॉलन क्लासिफिकेशन CC। इसको देने वाले इंसान हमारे लाइब्रेरी साइंस के जनक हैं, फादर हैं लाइब्रेरी साइंस के, जिनका नाम है डॉक्टर SR रंगनाथन। 1933 में इन्होंने कॉलन क्लासिफिकेशन को लाए थे। नंबर 5th, ब्लिस बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब इन सभी क्लासिफिकेशन स्कीम्स के बारे में आपको बताया जाएगा अगले क्लासेस में, अभी के लिए कुछ और है वो बताती हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले क्लासिफिकेशन नंबर जब देना होता है हर एक
बुक को हमें क्लासिफिकेशन नंबर देना होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन स्कीम के बेसिस पे, जो भी हमारा क्लासिफिकेशन स्कीम है उसके बेसिस पे हमें क्लासिफिकेशन नंबर देना होता है। तो क्लासिफिकेशन नंबर जो देंगे वो कैसे देंगे, किन चरणों से हो के गुजरेंगे, ठीक है। क्या उसका स्टेप्स होगा क्लासिफिकेशन नंबर का। सबसे पहला स्टेप, एसरटेन द सब्जेक्ट ऑफ द बुक। बुक को ऊपर से देखेंगे और उसको देखेंगे टाइटल देख करके, टाइटल देखेंगे और उसको देख के डिसाइड करेंगे कि बुक का क्या सब्जेक्ट है। अब अगला बहुत ही ख़ास पॉइंट यहाँ पे, हर बुक को आप टाइटल देख के जज नहीं कर सकते। हर बुक को आप टाइटल देख के जज नहीं कर सकते। टाइटल के अलावा आपको एक नज़र बुक के कंटेंट्स पे भी डालना होगा। अगर कोई इंसान बोल दे कि बुक का टाइटल ही एकमात्र सहारा है जो बता सकता है कि बुक किस सब्जेक्ट का है, तो ये एकदम गलत है, ठीक है। ये एक मिथ है, एक वहम है जो उनके दिमाग में। बहुत सारी किताबें ऐसी होती है, जैसे कि मानिए अगर बुक का नाम है जियो पॉलिटिक्स, तो जियो, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स दोनों एक साथ है। अब बताइए आप क्या डिसाइड करेंगे। तो बुक के नाम से आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको हमेशा बुक का एक बार कंटेंट पेज भी देखना होगा। टॉपिक्स देखेंगे तो आपको समझ आएगी चीज़ें, ठीक है। बहुत सारा ऐसा नाम होता है, ठीक है, जो कि आपको कंफ्यूज कर देगा। अगला है एसरटेन द डिसिप्लिन ऑफ द बुक। अब डिसिप्लिन देखने का मतलब हो गया कि हम देखेंगे कि वो किस फील्ड का है इन डेप्थ। जैसे कि सब्जेक्ट हमें पता चल गया कि साइंस है, ठीक है, लेकिन अब साइंस में भी बहुत सारा डिविजन्स होता है ना, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री। बायो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और भी होगा बहुत सारा, इनऑर्गेनिक होगा, लाइफ साइंस होगा, ठीक है। तो आप उसके अंदर देखेंगे, ये हो गया उसका डिसिप्लिन। सब्जेक्ट का डिसिप्लिन क्या है वो हम जानेंगे। अगला नंबर 3, असाइन क्लासिफिकेशन नंबर। ये दोनों काम जब हो जाएगा तब हम अपने बुक को क्लासिफिकेशन नंबर दे देंगे, ठीक है। एक क्लास नंबर दिया जाता है, डॉक्यूमेंट्स को असाइन किया जाता है, जो आपको अगले क्लास में सिखाया जाएगा। चलिए, अब आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट एक हमने पढ़ा DDC जो पढ़ा था, ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, उसके बारे में आज कुछ बता देती हूँ, ठीक है। और प्लीज़ आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी होंगी, पढ़ना होगा खुद से, ठीक है। ये क्या है, ड्यूई मेलविल ड्यू साहब ने क्या किया था, उन्होंने पूरे यूनिवर्स की जो नॉलेज है उसको 10 मेन क्लास में डिवाइड कर दिया, 10 मुख्य वर्गों में डिवाइड कर दिया, वर्गीकरण कर दिया था। अब उन्होंने क्या किया, देखिए 000 100, ठीक है, 200, सॉरी 100 नहीं पढ़ते हैं, 100 पढ़ते हैं इसको, 200, ये नहीं कि 300 400 बोलेंगे, नहीं, 300 400 ऐसे करके पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो अब सबके अंदर एक एक डिवीज़न दे दिया, नाम दे दिया सबको। 000 जो है वो जनरलिटीज़ के लिए आता है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन, जनरल वर्क्स, ये सारे 000 में आता है। अब 100 में क्या आएगा, फ़िलॉसफी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें आती हैं उसमें। 200 में रिलीजन आता है, 300 में सोशल साइंस, 400 में लैंग्वेज। अब देखिए आपको अगर सोशल साइंस की कोई बुक मिलेगी तो आप झट से डिवाइड कर लेंगे, ये उनके फर्स्ट समरी से, फर्स्ट शेड्यूल से, कि सोशल साइंस का अगर बुक है तो मतलब वो 300 ही होगा DDC उसका, ठीक है। अब नेचुरल साइंस और मैथमेटिक्स आता है 500 में, 600 में आएगा टेक्नोलॉजी मतलब अप्लाइड साइंस, 700 आर्ट्स, ठीक है, एंड रिक्रिएशन, 800 में लिटरेचर एंड रिटोरिक, 900 में ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। अब देखिए ये इतने पे ही उनको थोड़ा संतुष्टि नहीं लगा था, ठीक है। पूरे यूनिवर्स, ब्रह्मांड की जो नॉलेज थी उसको उन्होंने 10 मेन क्लास में पहले डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये उनकी फर्स्ट समरी थी, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल या फर्स्ट समरी कह सकते हैं। उन्होंने सेकेंड समरी भी लाया, ठीक है। सेकेंड समरी में क्या किया उन्होंने, फर्दर हर एक को फिर 10-10 बार डिवाइड किया। 000 जो था उसको 10 बार डिवाइड किया, फिर अगले को 100 को भी 10 डिविजन्स में डिवाइड किया। सबका सब डिविजन्स लाए हैं,
ठीक है, तो वो सेकंड था। अब उसके बाद थर्ड समरी जो है जिसमें उन्होंने 1000 डिविजन्स किए हैं थर्ड समरी में भी। आप एक बार गूगल करेंगे ना तो आपको PDF मिल जाएगी समरी की, और अगर आप लाइब्रेरी जाएंगे तो वहाँ DDC खुद ही मौजूद होगा। जब तक आप रियल में नहीं देखेंगे चीज़ें नहीं क्लैरिफाई बहुत अच्छे से होती हैं, तो कभी एक बार रियल में ज़रूर देखिएगा अपने लाइब्रेरी में। चलिए, अब क्लासिफिकेशन का बेनिफिट्स हमने देखा, क्लासिफिकेशन के फ़ायदे कितने हैं। अब हर चीज़ के फ़ायदे के साथ नुकसान भी होता है कुछ, ठीक है। तो अब लिमिटेशंस क्या है हमारे क्लासिफिकेशन का, जो वर्गीकरण है उसका लिमिटेशंस क्या है। देखिए, सबसे फर्स्ट, इट इज़ सब्जेक्टिव इन नेचर। ये क्या होता है, ये सब्जेक्टिव होता है अप्रोच में, ठीक है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो होता है। अगर आपने रिसर्च पढ़ा होगा तो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अच्छे से मालूम होगा। ऑब्जेक्टिव मतलब हम बायसनेस नहीं रखेंगे ज़रा भी, ऑब्जेक्टिव में हम ज़रा भी बायस नहीं होंगे, हम अनबायस्ड होंगे। और ऑब्जेक्टिव में हर किसी का एक ही नज़रिया होगा। सब्जेक्टिव में हर लोग अलग अलग तरीके से देखने का चांसेस रह सकता है। जैसे आप एग्ज़ाम में ले लीजिए, आपके पास सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आते हैं ना, तो जो सब्जेक्टिव में है उसमें मेरा लिखने का आंसर कुछ अलग होगा, आंसर राइटिंग आपका अलग होगा। सब्जेक्टिव में हो सकता है मुझे कुछ अलग नंबर मिल जाए, आपको उसी के लिए कुछ अलग नंबर मिल जाए, हो सकता है ये, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में मेरा जो आंसर होगा 1 वर्ड में या ट्रू फॉल्स में, वो आपका भी वही होगा। ऑब्जेक्टिव में कुछ अंतर नहीं हो सकता है। ना ही टीचर ये नहीं कर सकते हैं कि मेरे को ट्रू में 1 नंबर तो आपको ट्रू में 2 नंबर, नहीं, दोनों को एक ही नंबर मिलेगा। तो ये हुआ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है। तो अब देखिए, क्लासिफिकेशन सब्जेक्टिव इन नेचर है, मतलब हर इंसान अलग अलग स्कीम के अकॉर्डिंग अलग अलग क्लास नंबर दे सकता है, ठीक है। हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, इस स्कीम के अकॉर्डिंग 000 में कंप्यूटर आता है, जनरल वर्क्स आता है, लेकिन हो सकता है किसी और के अकॉर्डिंग कुछ और आता हो। तो मेरा और दूसरे का क्लासिफिकेशन का क्लास नंबर देने का तरीका अलग अलग हो सकता है। हम लोग अलग हो सकते हैं एक ही पॉइंट पे भी। नंबर सेकंड, नो सिंगल क्लासिफिकेशन सिस्टम कैन कॉम्प्रिहेंसिवली रिप्रेजेंट इन टोटलिटी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स डेल्ट विद इन अ बुक। कोई भी स्कीम, कोई भी क्लासिफिकेशन स्कीम अपने आप में कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं हो सकता है वो कभी भी, ठीक है। नंबर थर्ड, द यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट्स इज एक्सपैंडिंग, हेंस क्लासिफिकेशन स्कीम्स नीड रेगुलर अपडेटिंग। अब देखिए, हमारे रंगनाथन साहब ने मानिए 1933 में बनाया है हमारा कॉलन क्लासिफिकेशन, तो क्या अभी वो जीवित है, या क्या उनकी जगह उनके बनाए हुए कॉलन क्लासिफिकेशन को कोई बार बार अपडेट कर रहा है? नहीं कर रहा है। और पर दुनिया में सब्जेक्ट्स तो बढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट्स तो अपडेट होते जा रहे हैं। अब आपको मैंने अभी तक जो दिखाया था उसमें, अब जो भी शेड्यूल दिखाया था अभी 10 डिविजन्स का, उसमें एक भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो नाम नहीं था। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का भी एक सब्जेक्ट आ गया है। तो इसीलिए बहुत चीज़ें के लिए ये यहाँ डीमेरिट्स भी है कुछ, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि डीमेरिट्स और लिमिटेशंस भी है क्लासिफिकेशन स्कीम्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरे वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट फॉर गेटिंग फर्दर अपडेट्स। थैंक यू एवरीवन।